अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि कंप्रेसर जो पुराना वाला ख़राब हो गया था हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये कैसे किया जाएगा आज हम इसके बारे में जानेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखिए बेस इस तरह से अच्छी तरह क्लीन कर दिया जाएगा। और ये पाइप्स को हमेशा जब भी आप कंप्रेसर को ओपन करके छोड़ देंगे 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, तो टेपिंग करना जो है वो अच्छा है, क्योंकि फिर मॉइस्चर वगैरह अंदर जाएगा तो चॉकिंग के केसेस ज़्यादा हों। ठीक, उसको हमने खोल दिया है, वहाँ डेड कैप लगे हुए थे। तो इस तरह पाइप्स को टेपिंग करने के बाद कंप्रेसर को सबसे पहले रखा जाएगा। बेस वगैरह क्लीन करने के बाद हम इसकी ये रबर्स जो हैं वो पहले सेटल करेंगे और फिर कंप्रेसर को उसकी बेस पर फिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, तो अभी हमने ये कंप्रेसर को यहाँ पर इसके बेस में टाइट कर दिया। इसकी बेस टाइट होने के बाद अभी भी देखिए इसका सेक्शन और डिस्चार्ज जो है वो भी अलग है। तो इसी कंडीशन में हम इसके सेक्शन और डिस्चार्ज के दोनों रबर पैड को निकाल कर अभी हम इसको डायरेक्ट कनेक्शन करके चलाएंगे। और हमेशा एक बात याद रखिए कि कंपनी अगर 1000 नए कंप्रेसर बना रही है तो उन 1000 कंप्रेसर्स के अंदर में से 4 से 5 कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग टाइम से ही फॉल्टी होते हैं। तो जितने मेरे एसी टेक्नीशियन भाई हैं उन सब की इज़्ज़त और जेब दोनों की हिफाजत के लिए ये अच्छा है कि जब भी आप एक नया कंप्रेसर ला करके फ़िट कर रहे हो तो उसको वेल्डिंग टॉर्च टच करने से पहले हमेशा चलाकर चेक कर लो, ताकि ये कंपनी साइड से कोई उसमें फॉल्ट वगैरह ना हो, वो श्योर हो जाए। जी, तो जैसा कि पहले बताया गया था कि कंप्रेसर को हमेशा वेल्डिंग करने से पहले इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन दे करके हमें चला करके चेक करना है कि ये ठीक से चल रहा है या नहीं। इसी तरह से हम इसकी सेक्शन भी चेक कर लेंगे। और ये इसका डिस्चार्ज है। ये डिस्चार्ज भी ठीक है और इसका सेक्शन भी ठीक है। तो ये चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि ये कंपनी की तरफ से बिल्कुल ठीक आया है। तो अब ये कंप्रेसर जो है वो फिट हो चुका, ठीक है। अब इसे जिस तरह से वैक्यूम फिटिंग कर देने के बाद, इसको वहाँ पर फिटिंग कर देने के बाद जिस तरह से वैक्यूम किया जाता है नॉर्मली वैक्यूम किया जाएगा और फिर गैस चार्ज करके कनेक्शन डालकर चला दिया जाएगा। तो कंप्रेसर फिटिंग करने के बाद देने के बाद हमने आउटडोर को इस तरह से पैक कर देना है। और पैक करने के बाद हमने जो हमारे फ्लेयर नट्स हैं इनको पहले हम अपने हाथ से जितना टाइट होता है कोई भी फ्लेयर नट उतना टाइट करने के बाद इसको एक एडजस्टेबल की हेल्प से टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद हमने इसको एक बार लीक चेक करना है कि हमारे जो ये जॉइंट्स हैं इनमें लीक ना हो। आउटडोर फिटिंग करने के टाइम पर एक और चीज़ का ख्याल हमेशा रखा जाएगा कि हमारी ये जो सर्किट की वायर और ये जो मेन लाइन की वायर है, इन वायर्स को पाइपिंग के काम के वक्त यूनिट से डिस्पैच करके रखा जाएगा। मींस एक टाइम में एक ही काम होगा। कहने का मतलब है कि हम पहले इस सेक्शन का काम कर लें, पाइपलाइन सेक्शन का काम कर लें तो भी ठीक है, और अगर पहले हम वायरिंग का काम करना चाहें तो भी ठीक है। यह हर एक अलग अलग टेक्नीशियन के अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम करना चाहता है। फ्लेयर नट फिट कर लेने के बाद सोप वाटर की हेल्प से इसे टेस्ट कर लिया जाएगा कि हमारे फ्लेयर नट के जॉइंट्स में कोई लीकेज ना हो। तो हम सोप वाटर जितना लिक्विड होगा उतना ही माइन्यूट से माइन्यूट लीक जो है वो फाइंड आउट हो सकता है। तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि हमारे फ्लेयर नट के जॉइंट्स में
लीकेज नहीं होनी चाहिए। लीक टेस्टिंग के बाद एक और बात याद रखिए कि वायर कनेक्शन करते वक्त सबसे पहले हमें ये जो ग्लैंड नट्स हैं इन्हें इनकी जगह पे फिक्स कर लेना है, दोनों तरफ के, मेन लाइन के भी और इसी तरह से हमारे सर्किट के वायर के भी। ग्लैंड नट्स को यहाँ पे फिक्स कर देने के बाद में हमने हमारे कनेक्टर्स में जो है वो वायर को जॉइंट करना है। और एक और बात याद रखिए कि कंप्रेसर को जब आप वेल्डिंग कर चुके हों तो कंप्रेसर को वेल्डिंग कर देने के बाद उसके जॉइंट भी इसी तरह से सोप वाटर के साथ टेस्ट करना ज़रूरी होता है। फ़िलहाल तो यूनिट अभी प्रेशर में है और लीक कोई नहीं है, ना वेल्डिंग जॉइंट्स में और ना ही फ्लेयर नट्स में। तो अब हम हमारे इन ग्लैंड नट्स को यहाँ पर टाइट करेंगे इस जगह पर और वायरिंग के कनेक्शन करेंगे। ग्लव्स नहीं पहने हुए मैंने, सेफ्टी बहुत कंपलसरी होती है, लेकिन हमारा जो मेन लाइन का करंट है वो ऑफ है इस वक्त। वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट कर लेने के बाद हमारे जो ये ग्लैंड्स हैं इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इन्हें एक बार टाइट कर दिया जाएगा तो वायर के जॉइंट पे कभी भी लोड नहीं पड़ेगा और इस तरह से स्पार्क के चांसेस भी नहीं होंगे। तो वायरिंग के कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर, और साथ में हमारा ये जो वैक्यूम प्रोसेस है ये भी स्टार्ट हो गया। तो गेज हमने यहाँ फिक्स की हुई है और ये देखिए माइनस की स्केल्स में जा रहा है। तो जस्ट नाउ हमने वैक्यूम अभी स्टार्ट किया है और जब ये 30 गेज ऑफ मरकरी तक चला जाएगा, जहाँ 30 लिखा हुआ है, जब ये वहाँ तक चला जाएगा तो हम इस वैक्यूम पंप को बंद कर देंगे और इस वाल्व को भी यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। पहले इस वाल्व को बंद किया जाएगा और फिर वैक्यूम को बंद किया जाएगा और उसके बाद हम अपने सिस्टम में यहाँ गैस चार्ज कर देंगे। एक और बात यहाँ बताता चलूँ कि पुरानी रेफ्रिजरेंट की तरह जो पहले 22 यूज़ हुआ करती थी उसके कंपैरिजन में जो ये 410 है, वर्किंग के एतबार से इसमें हम कोई रिस्क वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि 410 ऑलरेडी 2 गैसेस का मिक्सचर है। तो 410 के सिस्टम में हमेशा याद रखिए कि वैक्यूम को लेकर के कभी भी हम समझौता नहीं करेंगे। वैक्यूम करना सिस्टम में बहुत ज़रूरी होता है, लिहाजा जब भी काम कीजिए सेफ़ काम कीजिए।